नमस्कार दोस्तों आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। 2025-26 में आए हुए साइंस के एप्टेक 20 क्वेश्चंस जो कि विभिन्न परीक्षाओं चाहे एमपीएसआई हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो या जितनी भी अभी तक ईएसबी की परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन हैं। दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन वे में समझाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले हम बायोलॉजी लेंगे, ऐसे ही बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ करेंगे। आप लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेसेस पाए जाते हैं? पहला है मेंढक कोशिका, दूसरा है जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। दोस्तों एप्टेक ने थोड़ा सा जो लेवल है साइंस का वो बढ़ाया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस विशेष प्रकार के एंजाइम हैं जिन्हें जीव विज्ञान में आणविक कैंचियाँ भी कहा जाता है। ये डीएनए को विशिष्ट पैलिड्रोमिक अनुक्रमों पर काटने का काम करते हैं। दूसरा प्राकृतिक स्रोत, ये अत्यंत उपयोगी एंजाइम प्राकृतिक रूप से केवल और केवल जीवाणुओं के भीतर ही विकसित और पाए जाते हैं। रक्षा तंत्र की भूमिका, जीवाणु में ये एंजाइम एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में काम करते हैं। तब कोई वायरस जीवाणु पर हमला करता है तो एंजाइम उस वायरस के डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे तुरंत नष्ट कर देते हैं। दूसरा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मादा जननांग प्रणाली से संबंधित है? मेसोवेरियम, अंडाशय बंध, ग्राफी पुटिका, ग्राफियन, फॉलिकल, ट्यूनिका अल्बुगिनिया, श्वेत कंचुक या ट्यूनिका वेजिनलिस, योनि श्लेष्मला। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ट्यूनिका वेजिनलिस माने योनि श्लेष्मका। मादा प्रजनन अंग, मेसोवेरियम एक लिगामेंट है जो अंडाशय को जोड़ता है। ग्राफी पुटिका अंडाशय के भीतर वह थैली है जिसमें डिंब विकसित होता है। ट्यूनिका अल्बुगिनिया अंडाशय और वृषण का बाहरी संयोजी आवरण है। ये सभी मादा जननांग से स्पष्ट रूप से संबंधित हैं। पुरुष जननांग की संरचना, इसके बिल्कुल विपरीत ट्यूनिका वेजिनलिसा एक सीरस झिल्ली जो विशुद्ध रूप से पुरुष जननांग प्रणाली में पाई जाती है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग पेयजल में मल संदूषक के संकेतक के रूप में किया जाता है? पहला है ई कोली, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला या गियार्डिया। राइट आंसर होगा दोस्तों ई कोली। सांकेतिक जीव, पर्यावरण और सूक्ष्मजीव विज्ञान में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए ऐसे जीवाणुओं का परीक्षण किया जाता है जो सामान्यतः मनुष्यों और गर्म खून वाले जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं। ई कोली क्या है दोस्तों और इसकी विशिष्टता क्या है? एस्चेरिया कोलाई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक प्रमुख प्रकार है। इसकी उपस्थिति इस बात का सबसे सटीक और पुख्ता प्रमाण है कि पानी में मल का संदूषण हुआ है। बीमारियों का खतरा, पेयजल में ई कोली का मिलना यह दर्शाता है कि उस पानी में टाइफाइड या हैजा फैलाने वाले अन्य खतरनाक रोगजनक भी मौजूद होते हैं। दोस्तों यह देखिए एमपीएसआई 2026 प्री का क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और CO2 युक्त वायु कोशिकीय वायु को बाहर छोड़ा जाता है कहलाती है। इसे कहते हैं दोस्तों गुर्दे को हवा देना या पल्मोनरी वेंटिलेशन। यह दोस्तों एमपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है जनवरी में।
पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसे आम भाषा में श्वास लेना कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें हवा फेफड़ों में आती है और बाहर जाती है। विनिमय, इसके द्वारा ताज़ी हवा ऑक्सीजन युक्त एल्वियोली तक पहुंचती है और दूषित हवा बाहर निकलती है। पांचवा क्वेश्चन भी दोस्तों MPSI 2026 प्री का है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया जाने वाला पहला मानव हार्मोन है? आप लेवल देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन का, यह एपटेक का लेवल है। यह आपकी लूसेंट पढ़कर कवर नहीं हो सकता। इस सीरीज को आप फॉलो करें। मैं हर रोज़ आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और यकीन मानिए यह क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका साइंस बाहर नहीं जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों इंसुलिन। पुनः संयोजक DNA तकनीक का उपयोग करके उत्पादित पहला मानव हार्मोन इंसुलिन था। क्या था दोस्तों? इंसुलिन। व्यापारिक नाम, इसे 1983 में अमेरिका कंपनी एली लिली द्वारा ह्यूमिलिन नाम से लॉन्च किया गया था। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी MPSI का है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग स्पाइरोकीट के कारण होता है और यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह तंत्रिका संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है। पहला है क्लेमाइडिया या उपदंश सूजक या ट्राइकोमोनियसिस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपदंश या इसे कहते हैं सिफिलिस। रोगजनक, सिफिलिस एक जीवाणु संक्रमण है जो ट्रोपोनिमा पैलिडियम के कारण होता है, जो आकार में सर्पिल या स्पाइरोकीट होता है। जटिलता, यह अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह तृतीय चरक में मासिक और तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकता है। सातवां क्वेश्चन भी MPSI का है दोस्तों कि मांसपेशी फाइबर की कार्यात्मक इकाई है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सार्कोमियर। सार्कोमियर। ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, यह एक से एक जैसे ऑप्शन दे के आपको भ्रमित करना चाहता है। इसका राइट आंसर होगा सार्कोमियर। सार्कोमियर समझेंगे थोड़ा सा। सार्कोमियर यह मांसपेशी फाइबर रेशे की सबसे छोटी कार्यात्मक और संकुचनशील इकाई है। संरचना, यह दो जेड रेखाओं के बीच स्थित होती है और इसमें एक्टिन और मायोसिन तंतुओं की एक विशिष्ट व्यवस्था होती है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए जिम्मेदार है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों फिर MPSI का है। पौधों की वृद्धि के अवरोध के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। पौधों की वृद्धि के अवरोध के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम क्या है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन या एब्सिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एब्सिक एसिड। वृद्धिरोधक, एब्सिक एसिड ABA हार्मोन भी कहते हैं को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। यह पौधों की वृद्धि को रोकता है, बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है और रंध्रों को बंद करने में मदद करता है। वृद्धि कारक, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन मुख्य रूप से पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन हैं। दोस्तों MPSI का अगला क्वेश्चन है, फीडबैक लूप में हाइपोथैलेमस से TRH स्राव पर अतिरिक्त थायराइड हार्मोन का क्या प्रभाव होगा? यह TRH को उत्तेजित करता है। यह TRH स्राव को बाधित करेगा। इसमें ACTH में वृद्धि होगी या कोई प्रभाव नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यह TRH स्राव को बाधित करेगा। नेगेटिव फीडबैक, शरीर में हार्मोन का संतुलन नेगेटिव फीडबैक तंत्र द्वारा बना रहता है। जब रक्त में थायराइड हार्मोन T3 T4 की मात्रा बढ़ जाती है तो यह हाइपोथैलेमस को संकेत भेजता है कि वह TRH का उत्पादन कम कर दे या रोक दे ताकि थायराइड हार्मोन का स्तर और न बढ़े।
10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त वाहिकाओं से थक्के को हटाने के लिए क्लॉट बस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है लाइपेज या प्रोटीएज या पेक्टिनेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्ट्रेप्टोकाइनेज। यह एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसे आनुवांशिक रूप से संशोधित करके रोगियों में रक्त के थक्के घोलने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से दिल का दौरा पड़ने के मामलों में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि गर्भ निरोधक के रूप में रिदम विधि की विफलता दर क्या है। लगभग 2%, 5 से 10%, 20 से अधिक या 1 से कम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20% से अधिक। रिदम विधि एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक तरीका है जो मासिक धर्म चक्र को ट्रैक करने पर आधारित है। मानवीय त्रुटि और चक्र की अनिवार्यता के कारण इसकी विफलता दर अन्य आधुनिक तरीकों की तुलना में काफ़ी अधिक 20% से अधिक होती है। 12वां क्वेश्चन MPSI में ही प्री में पूछा गया था कि यदि प्रसव के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर लगातार अधिक बना रहे और उस पर कोई प्रतिपुष्टि निषेध न हो तो क्या होगा। पहला, प्रजनन क्षमता जल्दी लौट आएगी, गर्भाशय के संकुचन तेज हो जाते हैं, ओव्यूलेशन तेज हो जाता है या मासिक धर्म चक्र दबा रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मासिक धर्म चक्र दबा रहता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया उच्च प्रोलैक्टिन स्तर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्राव को रोकता है। इसके कारण अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन नहीं होता और मासिक धर्म चक्र रुक जाता है। दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर उभयचर नहीं है। मेंढक, न्यूत छिपकली या टोड। इसका राइट आंसर दोस्तों छिपकली। छिपकली सरीसृप वर्ग का प्राणी है जिसकी त्वचा सूखी और साल्कीय होती है। उभयचर मेंढक, न्यूट और टोड उभयचर वर्ग के प्राणी हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव सबसे अधिक किस में होता है। फुफ्फुस धमनियाँ, ऊतक, फुफ्फुसीय सिराएं या बी ऑक्सीजनित रक्त। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फुफ्फुसीय सिराएं या पल्मोनरी वेन्स। गैस विनिमय, फेफड़ों में गैस विनिमय की प्रक्रिया के बाद रक्त ऑक्सीजन से भरपूर संतृप्त हो जाता है। फुफ्फुसीय सिराएं इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद तक ले जाती हैं, इसलिए शरीर के अन्य भागों की तुलना में इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दबाव PO2 सबसे अधिक होता है। 15वां क्वेश्चन भी दोस्तों MPSI का है कि RNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों थायमिन। DNA और RNA दोनों में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। DNA में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। RNA में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन दोनों में समान होते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गलत कथन की पहचान करना है। कॉपर टी शुक्राणु गतिशीलता को बढ़ाता है। ट्यूबोक्टोमी अपरिवर्तनीय है। कंडोम यौन संचारित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है या मौखिक गोलियां अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कॉपर टी शुक्राणु गतिशीलता को बढ़ाता है। कॉपर टी एक अंतर्गर्भाशयी उपकरण है। यह कॉपर आयन छोड़ता है जो शुक्राणुओं की गतिशीलता और उसकी निषेचन क्षमता को कम करता है, न कि बढ़ाता है। इसलिए यह कथन गलत हो गया। आप लेवल देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन का कितना हाई है, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर विस्तार से साइंस पढ़नी होगी। मानव में निम्नलिखित में से किस संरचना में गुणसूत्र का अगुणित समूह होता है।
इसका राइट आंसर है दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु दोनों में। युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य दैहिक कोशिकाओं की आधी होती है। मानव शरीर में शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही अगुणित कोशिकाएं हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी MPSI का है कि किस प्रकार का प्राकृतिक चयन चरम सीमाओं की तुलना में मध्यवर्ती लक्षण प्रारूपों का पक्षधर है। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्थायीकारी। स्टेबलाइजिंग चयन वह प्राकृतिक चयन का वह प्रकार है जिसमें जनसंख्या औसत और मध्यवर्ती गुण वाले व्यक्तियों का पक्ष लेती है और चरम गुणों को हटा देती है। उदाहरण, मानव शिशुओं का जन्म वजन बहुत कम या बहुत अधिक वजन वाली शिशुओं की तुलना में औसत वजन वाले शिशुओं को जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि DNA में दो आधार युग्म के बीच की दूरी कितनी होती है। यह भी MPSI का है। इसका राइट आंसर है 0.34 nm। DNA में दो आधार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm होती है। DNA की संरचना में हेलिक्स के एक पूर्ण मोड़ की लंबाई 3.4 nm होती है और इसमें 4 बेस पेयर होते हैं। अतः दोनों आसन्न आधार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm होती है। 20वां क्वेश्चन दोस्तों कि महिलाओं में निम्नलिखित में से किस हार्मोन के प्रशासन से मासिक धर्मचक्र को स्थगित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन युक्त दवाएं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन का उच्च रहता है मासिक धर्म शुरू नहीं होता, इसलिए बाहर से प्रोजेस्टेरोन युक्त दवाएं देकर चक्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन हम 21 नंबर से अगले वीडियो में करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। मैं यह सीरीज में आपको पूरी साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूरी हल करवाऊंगा जो 2025 और 26 में क्वेश्चन आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।